ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे को दास बार बार बरमांगे हो। मैं श्री वृंदावन को वास श्री ब्रजराज कुमार वर गाये, आनंद की निधि वर गाये। भक्तन को मन भाव तो गाइए, श्री लाडली ललन वर गाये। सादर नमस्कार सबको मेरा। मैं रामदयाल शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और कोकोनट थिएटर और क्रिकेट निंजा इनके माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ मैं बातें करूँगा, थोड़ा बहुत सुनाऊँगा भी। तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसको संभाल लेना, हाँ, कोई बात नहीं, इधर उधर कर देना। मैंने अभी गुरु वंदना की है, सरस्वती वंदना की है, और क्योंकि मैं वैसे ब्रजवासी हूँ, ब्रिज क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में भी ब्रिज है कुछ, तो जिला भरतपुर राजस्थान का मैं हूँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि मैं स्वामी खेड़ा गांव का रहने वाला हूँ। स्वामी यानी रासलीला और स्वांग नौटंकी भगत, इसके बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे कलाकार हुए हैं। और समय हुआ तो मैं उनके बड़े बड़े अच्छे कलाकारों के नाम भी आपको बता दूंगा। और वहाँ से जो है मेरे चाचा जी मेरे प्रथम गुरु हैं, पंडित रामस्वरूप शर्मा जी, और मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों। उसके बाद में क्योंकि घर में है तो इसलिए बाहर गुरु बनाने होते हैं, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु ने मुझे स्वीकारा बड़े प्रेम से, जिनका नाम सबसे ऊपर है नौटंकी में। ऐसा कलाकार न हुआ न होगा। इनसे पहले हुए थे गोकुल कोरिया जो है बरसाने के, उनका जवाब नहीं। उन्हीं को इन्होंने, पंडित मनोहर लाल शर्मा जी ने उन्हीं को एकदम उसके स्थापित किया अपने को। उनके सामने कोई कुछ नहीं था। गिरिराज प्रसाद जी, पूरन लाल जी, चुन्नी लाल जी, ये बाद में, हम लोग सब बाद में।
तो उनको मैंने गुरु बनाया। मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं शुरुआत के जैसे करता हूँ कि हम रईसधारी घराने में क्या करते थे, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार और बांगरमऊ, उन्ना, सब जगह जाते थे, रामपुर, सब जगह अपनी मंडली लेके जाते थे हमारे चाचा जी, पिताजी। तो घराने के हिसाब से स्वांग, असली नाम स्वांग है इसका, नौटंकी नाम बाद में हुआ, मैं बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले ध्रुपद से शुरुआत होती है, रासलीला हो या स्वांग नौटंकी। नौटंकी में तो कुछ हल्की फुल्की चीज भी गा देते हैं, हर एक कोई ध्रुपद नहीं गा पाते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो है, लेकिन जो इसके जानकार हैं वो सब गाते हैं। अभी मैं गा रहा हूं जाको वेद रटत ब्रह्म रटत शेष रटत शंभु रटत नारद मुनि व्यास रटत पावत नहीं पार जाको। तो ये इसके शब्द हैं। इसी वक्त का राग ले लेते हैं, शंकरा। जाको वेद रटत ब्रह्म रटत, जाको वेद रटत ब्रह्म रटत नारद मुनि व्यास रटत, नारद मुनि वेद रटत ब्रह्म रटत नारद मुनि व्यास रटत ध्रुव जन प्रहलाद रटत कुंती के कुंवर रटत द्रौपदी सी नारी रटत दीनन हितकार जाको वेद रटत ब्रह्म रटत नारद मुनि व्यास रटत 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 वेद रटत ब्रह्म रटत वेद रटत वेद रटत ब्रह्म रटत नारद मुनि व्यास 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 रटत शेष रटत शंभु रटत पावत नहीं पार जाको पावत नहीं पार जाको पावत नहीं पार जाको वेद रटत ब्रह्म रटत वेद रटत ब्रह्म रटत ध्रुव जन प्रहलाद रटत कुंती के कुमार रटत द्रौपदी सी नारी रटत दीनन हितकार जाको वेद
ध्रुपद का तो ऐसा है, इसको दोगुन तिगुन चौगुन छहगुन अठगुन करते चले जाते हैं और इसकी लयकारी बहुत दिखाते हैं। लेकिन वहाँ शो जब होने लगता है, नौटंकी का शो हो रहा है जैसे, तो वहाँ ज़्यादा लंबी उसको नहीं करते हैं, इतना थोड़ा बहुत ही इसमें ध्रुपद का एक रूप दिखाते हैं। फिर आती है भेंट। नौटंकी में फिर बोलते हैं भेंट उसको। भेंट का मतलब ये है कि हम भेंट कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, आपसे भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ऑडियंस से। तो खास खास नाम होते हैं कलाकारों के, नाम से जानते हैं और आवाज़ से जानते हैं। हजारों की पब्लिक हमारे सामने होती, हजारों की। अब वहाँ क्या है कि वो केवल वो हजारों की पब्लिक आवाज़ से पहचानती थी सब कलाकारों को, किसकी कैसी आवाज़ है। वो जब गाता है कलाकार तो अपने आप समझ जाते हैं कि वो फलां कलाकार गा रहा है। दूर वाले भी, पास वाले तो देखते, शक्ल भी देख लेते हैं। इसके बड़े बड़े अच्छे अच्छे किस्से हैं जो तो ये जो है वहाँ द्रुपद, उससे शुरू फिर भेंट होती है। भेंट में मैं एक सुनाई देता हूँ। इसका मुख्य छंद होता है चौबोला। नौटंकी में मुख्य छंद चौबोला होता है और उससे पहले होता है दोहा। सबसे पहले दोहा, फिर चौबोला। दोहा 2 लाइन का, चौबोला 4 लाइन का, फिर होती है दौड़। ये मुख्य इसके छंद के रूप अवयव हैं। तो मैं सुना देता हूँ एक चौबोला, दोहा और चौबोला, भेंट बोलते हैं उसको। या फिर उसके अलावा मैं चलो सुनाई देता हूँ, अच्छे अच्छे सुनने वाले हैं, सब समझेंगे अच्छी तरह से। ये भगत जब होती हैं ना, तो वो होते हैं अखाड़े, उनके बारे में बताऊंगा। तो उनके जो लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर, एक मथुरा में भूतेश्वर अखाड़ा है मंडी रामदास का। तो वहाँ के उस्ताद जो है, गुरु, उस्ताद मतलब गुरु, जो अखाड़े के गुरु होते हैं, उनकी वो लिखी हुई एक ये राम जी की भेंट है। यानी उसमें अधिकतर भेंट जो है राम जी की, गणेश जी की, शिव जी की, ऐसे ही गाई जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा सुनाई देता हूँ आपको। श्री सीता मुख्य छंद है नौटंकी का। गायकी अपनी अपनी होती है कलाकार की, कौन कैसे गाता है इसको, इतना सुंदरता से गा सकता है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं उसी घराने में पैदा हुआ हूँ जिन रहस्यधारियों ने इसकी गायकी को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सुंदर बनाया। दोहा। श्री सीतावर राम के चरण कमल की ओर अज में निस्वासर निस्वासर निरखत रहो आपको, जैसे चंद्र चकोर। चकोर जैसे आया वहां नक्कारा बजता है खनकती आवाज में। अब चौबोला शुरू। जैसे चंद्र चकोर मोर को घोर घटायो भावे, मोर को घोर घटायो भावे। मोह प्राण को छाण दीप संग चिम पतंग लपटावे।
शब्द समझ में आ रहे होंगे जरूर। और जो को रंग रंग राग रंग में, वो संगीत बहुत पसंद करता है हिरन। जो को रंग रंग राग रंग में, तन मन सुध विसुरावे, तैसे ही मम मन मधुप चरण, चरण पंकज तज अंत न जावे। ये है। अब इसमें गायकी में देखो कड़ा भी होता है। इन गायकियों से पहले कड़े की ही नौटंकी हुआ करती थी। कड़े का स्वांग, सांगीत, सबसे पहले इसको सांगीत ही कहा जाता है। जितनी भी किताबें हैं सब में सांगीत नाम है। कड़ा। मेरे स्वामी जी, स्वामी जी से अपने इष्ट को भी और पब्लिक को भी इंगित करते हैं। खास मतलब नहीं होता है इसका कुछ। मेरे स्वामी जी वो इष्ट देव मम राम, लखन और जनक दुलारी, लखन और जनक दुलारी। मेरे स्वामी जी शोभा की धाम, मेरे स्वामी जी सुख शोभा की धाम, संग हनुमत बलधारी, संग हनुमत बलधारी, संग। ये कड़ा हुआ। अब एक दो बोला है, दो बोल का। तज राज भवन वन गवन कियो, तज राज भवन वन गवन कियो, निज भक्तन हित रघुराई ने, निज धाम दियो वा निश्चर कुल को, अति कोमल चित रघुराई ने। तजरा ये दो बोला था। ये छंद सब, बहुत सारे छंद गाए जाते हैं नौटंकी में, और ऐसे छंद कहीं नहीं मिलेंगे। इनकी नकल जरूर हुई है। ये बताऊं, जो मैंने अभी गाया है ये दो बोला है, और ये कितने ही तरह से गाया जाता है। ये राधेश्याम रामायण में भी गाया जाता है, और पारसी थिएटर में भी, डायलॉग में भी कैसे गाया जाता है, और हरियाणा में भी इसी को कैसे गाया जाता है। अब इसके बारे में बताऊं आपको। ये धुन आपने सुन ली। तज राज भवन वन गवन कियो, निज भक्तन हित रघुराई ने, निज धाम दियो निश्चर कुल को, अति कोमल चित रघुराई ने। ये धुन बहुत पहले आपने सुनी होगी फिल्म में। फिल्मों में पहले पारसी थिएटर स्टाइल में डायलॉग हुआ करते थे, उसी तरह से। और अधिकतर म्यूजिक जो है इधर उधर से आया था, लेकिन नौटंकी और रहस्यधारियों का उसमें बहुत जो है वो है उसमें योगदान। अब इसी को देखिए, फिल्म में याद आ जाएगा आपको। याद आया कोई गाना? तज राज भवन वन गवन कियो, निज भक्तन हित रघुराई ने। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई जरा, क्या प्यार इसी को कहते हैं।
याद आ गया है नहीं यही धुन। और बहुत सारी धुनें हैं, और ये तो अभी अभी मेरे से कुछ कई धुनें गई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा फिल्मों का, कि धुन जो है उसकी उम्र जो है ज़्यादा हो जाती है, पब्लिक में, बहुत पब्लिक में फैल जाती है धुन। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि कहीं भी यदि इसकी ओरिजिनल धुन को कोई गाएगा तो वहाँ कहने लगते हैं लोग, अरे ये तो वही है, वो जो फिल्म में है ना, वो उसी की नकल है। तो ये बड़ा बुरा हुआ है। कितने भी गाने हैं, राजस्थान के हैं, यहाँ के हैं, तो उसमें जो है वो सब जो है ये बहुत सारे लिए हुए हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन और वो फिल्मों में कहाँ से लाएंगे? ऐसे ही तो लाएंगे फिल्मों में कितने, लेकिन सुंदर तरीके से उसको पेश करते हैं, वाह बहुत सुंदर। वहाँ के संगीतकार जो है उनका जवाब नहीं था, क्या बात। तो ये जो है मैंने आपको बताया दो बोला। ऐसे ही और भी इसमें रामायण में भी जब बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो इसी स्टाइल में, पारसी स्टाइल में बोलते हैं। आपको एक बताऊं, रामायण का एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता रहता हूं। हे राम तुम्हारे कहने से, ये वही धुन है ना। जब बाली को मार दिया है और सुग्रीव जो है निश्चिंत होकर के अपने महलों में मस्त हो गया है, उसको पता ही नहीं कुछ आगे कुछ करना है, सीता जी की खोज करनी है, क्या करना है। लेकिन जब लक्ष्मण नाराज हुए तो फिर राम जी ने बुलाया हनुमान जी को कि हनुमान जी जाइए, अंगद को बुला के लाइए पहले, हैं इससे बात करें हम, क्या बात है, अंगद भी नहीं आ रहा है, आगे काम करना है ना। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे राम श्री राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, हे राम तुम्हारे कहने से। ये गाना हो गया वही धुन है। लेकिन पारसी थिएटर में इसका जो, क्योंकि रामलीला भी मैंने बहुत बड़ी बड़ी की है, बहुत जगह, आगरा में है, अपने यहाँ शहर में है, और आप दिल्ली में भी जो सबसे बड़ी रामलीला है, रामलीला मैदान की, वहाँ भी कई सालों तक मेरी स्क्रिप्ट पर ये हुई है रामलीला, और बहुत बड़ी बड़ी रामलीलाओं में। तो उसमें यही पात्र बोलता है, हे राम, पारसी स्टाइल में, हे राम, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूं, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़कर लाता हूं। इस तरह से इसको गा के भी और डायलॉग में भी। और इसी को हरियाणा में कैसे बोलेंगे, देखो बड़ी मजेदार है ये नौटंकी और जो स्वांग की जो धुनें बड़ी मजेदार हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती हैं। हरियाणा में हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पंपापुर को जाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ जी, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ, बाली के बेटे अंगद को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। वहाँ जो है कभी कभी हरियाणा में बोलते थे छोरे। क्योंकि हरियाणा से भी मेरा बहुत काम पड़ा है। मैं स्वांग नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश में तो है ही है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत, जितनी मेवात है, राजस्थान, जयपुर, बांदी, कोई और जितने भी हैं, अलवर, भरतपुर, सब
धौलपुर, इधर यूपी, मध्य प्रदेश भी, उत्तर मध्य प्रदेश में नौटंकी होती है, और बिहार में भी होती है नौटंकी, हरियाणा में भी होती है। तो सब जगह नौटंकी, उसमें गया हूँ मैं, वहाँ की उससे पारा भी पढ़ा और काम भी किया है मैंने उनके साथ। तो ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये मेन छंद मैंने बताया चौबोला नौटंकी का। अब मैं आपको बताता हूँ बचपन से, मैं जब छोटा था तो 4 साल के करीब हूँगा, 4-5 साल के, उसी वक्त जो है हमारे चाचा जी और पिताजी जाते थे मंडली लेकर के बाहर, उसको कहते हैं विदेश गए एक तरह से, हैं, परदेश बोलते थे। पहली बात बता रहा हूँ बहुत। तो वहाँ जाते थे, वहाँ ठहरते थे। इसमें कानपुर में एक रेल बाजार नामक जगह है, वहाँ लाइन की लाइन इतनी दुकान टाइप की बनी हुई थी। तो वहाँ जो है सारे नौटंकी वाले वहाँ रुकते थे, और जो बुक करने वाले होते थे वहीं आ जाते थे, एक ही जगह सब मिल जाते थे उनको, अपने मनपसंद नौटंकी को बुक करके और वहाँ क्योंकि बुक इसलिए करते थे, चाहे वहाँ जन्म हो, चाहे वहाँ जनेऊ हो, मुंडन हो, मृत्यु भोज हो, या शादी हो, और कोई भी फंक्शन हो, सब में नौटंकी वहाँ ज़रूरी थी। उस वक्त की बात बोल रहा हूँ मैं, बिना उसके कुछ नहीं था, गाँव में भी और शहरों में भी। बहुत से लोग कह देते हैं कि अरे भाई ये तो गाँव की चीज़ है। नहीं भैया, आप उठा के देख लीजिए, जितनी भी नौटंकियाँ हैं, जितनी भी स्वांग की जो किताबें हैं, वो सांग गीत उसमें लिखा हुआ होता है। और कब से पहले उस शहरों में भी वो छपती थी, और सबसे पहले शहरों में होती थी। हैं? अरे चाहे कानपुर है, चाहे इलाहाबाद है, चाहे हाथरस है, भाई शहरी तो हैं। फिर चाहे दिल्ली है, हैं? तो शहर ही होते हैं। अलवर है, जयपुर है, यहाँ हुआ करती थी। ये गलतफहमी है लोगों में कि ये तो गांव की चीज़ है। सबसे पहले जब कुछ नहीं था, फिल्म वगैरह क्या थे, कुछ नहीं था, इसी का सहारा था, यही मनोरंजन का साधन था। नौटंकी सब जगह जाती थी, और या पारसी थिएटर भी कुछ हुआ करता था। इधर जो है हरियाणा में सांग, और वो उसमें माच है मध्य प्रदेश में, वहाँ भवाई है गुजरात में, वहाँ तमाशा है महाराष्ट्र में, और इधर जो है यात्रा है उसमें, वहाँ बिहार में भी, उसमें भी। ये सब अलग अलग चीज़ एक जैसी हैं। एक जैसी कैसे? मंच के हिसाब से। जैसे मैंने पहले बताया था कि मंच पर आते हैं, भेंट गाते हैं, और प्रार्थना करते हैं। सब जगह यही हाल आपने देखा होगा, जितने भी लोक नाट्य हैं सब में यही स्थिति है। सबसे पहले आकर के ग्रुप आता है और वंदना करते हैं। ये आप ध्यान दीजिए, भरत का जो नाट्य शास्त्र है, बिल्कुल वही परंपरा अब तक चली आ रही है, और वही चीजें हैं। और आपको बता दूं, भरत ने भी नाट्य शास्त्र जो लिखा है, किसी आधार पर ही लिखा है। सबसे पहले लोक है तो शास्त्र है। यदि लोक नहीं है तो शास्त्र भी नहीं है। माता पिता तो लोक ही है। लोक में से ही लेकर के उसको रिफाइंड करके, उसको शुद्ध करके, एकदम फिक्स करके उसको इस तरह सुंदर तरीके से फिक्स किया जाता है, तो उसको वो शास्त्रीयता दे देते हैं, वो शास्त्र हो जाता है। और इतने सुंदर तरीके से उसको व्यवस्थित रूप से जब गाते हैं तो आनंद आता है। जितने भी राग हैं उनके सब व्यवस्थित रूप से फिक्स किए हुए हैं, आनंद आता है। लेकिन आए सब लोक से ही है। भरत मुनि ने भी लोक से ही सब कुछ लिया है, तब जाकर के नाट्य शास्त्र लिखा गया है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, शेक्सपियर की बात करते हैं, शेक्सपियर ने अपने आप जो है कुछ नहीं, लोक से ही लिया है सब कुछ। पब्लिक में जब कुछ देखा है उसी को लेकर के आगे इतना बढ़िया सुंदर रूप से बढ़ा दिया। तो ये जो है
अब मैं बताता हूँ आपको, सांगीत नाम से पहली किताबें हैं, सब कुछ हर तरह से। ख्याल गायकी भी पहले आई। ख्याल गायकी के वो हुआ करते थे अखाड़े। जैसे अखाड़े का नाम लिया, अखाड़े का मतलब जो है ग्रुप होते हैं, और इसमें एक तरह से गायकी और लेखन इनकी कुश्ती हुआ करती है। रसियाओं के तो अब भी होती है। तो अखाड़े इसलिए उनका नाम पड़ा है कि इसमें एक तरह से बौद्धिक कुश्ती हुआ करती थी। कलाकारों का बड़ा युद्ध होता था इसमें। हम कलाकार उसी जो जब भगत शैली में जब गाते थे तो वहीं से आगे बढ़ते थे, पब्लिक को वहीं मालूम पड़ता था। तो सबसे पहले जो है ये भगत शैली हुआ करती थी, जिसमें धार्मिक ही इसमें समावेश होता था। धार्मिक स्क्रिप्ट ही ली जाती थी। अब तक भी हमने की हैं भगत, बहुत भगत की हैं, बड़ी बड़ी मशहूर भगत, अच्छे अखाड़ों की, अच्छे उस्तादों की लिखी हुई। तो ये बताऊं मैं आपको, सांगीत जो है, सांगीत के बाद में फिर ये नौटंकी एक शहजादी रही है। ये राजकुमारी है नौटंकी, एक शहजादी। तो वो रोजाना फूलों में तुलती थी, और जो है बहुत हल्का उसका वजन था नौटंकी का, और उसको कोई पसंद नहीं आता था। और पसंद इतने गए उससे शादी करने के लिए नौटंकी से, कि सारे वहां गए और जेल में डाल दिए गए। कि यदि जो हार जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो उसको ये जेल में रहना पड़ेगा। बड़े बड़े अजीब जेल में रहे थे। इधर एक फूल सिंह पंजाबी जो है वो शिकार खेल के आया अपने घर पे, और थका हुआ, भाभी अपने भाभी से, भैया की जो पत्नी, भाभी अरे क्या कर रही भाभी, मैं इतना थक के आया हूं, मेरे को पानी लाओ जल्दी, फटाफट जल्दी से पानी लाओ, खाना लाओ मुझे। भाभी बड़ी अजीब हुई कि ये क्या है, इतना रौब झाड़ता रहता है ये। उसने कहा है, अरे जब इतनी जल्दी है धीरे धीरे तो कर पाऊंगी मैं, इतनी जल्दी है तो जाओ नौटंकी को ब्याह के ले आओ, उससे करवाओ ये काम, उस पर रौब झाड़ना। ओ, तो फूल सिंह को ये बात लग गई। ऐसा चुनौती भरा कि ठीक है भाभी, अब मैं इस घर में लौटूंगा तो नौटंकी को ब्याह करके ही यहां लौटूंगा, नहीं तो मैं यहां घर में नहीं आऊंगा। घर वाले बड़े परेशान हुए, खूब कह लिया माँ ने, बाप ने, भाई ने, लेकिन वो नहीं रुका। चलते वो नौटंकी के यहाँ राज्य में पहुँच गया। बादशाह थे वहाँ के, उनकी राजकुमारी थी। तो वहाँ जा कर के एक बगीचे में वो ठहर गया, और बगीचा उसी का था, नौटंकी का। अब मालिन बड़ी परेशान, अरे तू कौन है, कहाँ से आया, चल जा यहाँ से, ये तो उसका राजकुमारी का, नौटंकी का वो है बगीचा, वो आती है घूमने के लिए आती है, तू जा यहाँ से। अरे कोई बात नहीं भाई, हम छुप जाएंगे, अब हम कहाँ जाएं, अब कहीं नहीं जा सकते ना, हम थके हुए हैं। तो उसको कुछ दिया मालिन को, और उसको अनुनय विनय की। तो उसने कहा कि ठीक है छुप जाओ। वो आई, नौटंकी को देख करके वो एकदम ऐसा हो गया हतप्रभ कि तभी तो कौन सब इसी को चाहते हैं, ये कारण अब समझ में आ गया, इतनी सुंदर। लेकिन फूल सिंह कहाँ मानने वाला, उसको उसी को लेने के लिए आया था वो। उसने मालिन से कहा, मालिन उसके लिए रोजाना हार गूंथती थी, हार बना करके वो महलों में ले जाती थी। तो एक दिन उसने कहा दूसरे दिन कि ला आज हार मैं बनाता हूँ। उसने हार बनाया, इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर हार बनाया कि ले जा। वहाँ गई, नौटंकी हार को देख करके, हैं ऐसा हार तो तूने आज तक कभी नहीं बनाया, इतना सुंदर हार, जल्दी बता किसने बनाया है। मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? और उसने बहाना लगाया, वो मेरी बहन की, वो बहन के बहू है,
बहन के बेटा की पत्नी है, बहू वो आ गई मेरे पास, इसलिए उसने बना दिया। अच्छा तो हम उससे से मिलेंगे, तुम्हारी जो है बहन की बहू, अब उस बहू से हम मिलेंगे। अब वो बड़ी घबराएगी, क्यों घबरा क्यों रही है? ठीक है ठीक है, वो जरा आना जाना कम करती है, कहीं शर्म आएगी आपके यहाँ, झिझकेगी, डरेगी आपसे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, उसको लाओ। तो फिर जो है उसने कहा कि अब क्या करें? उसने कहा अब तू चिंता मत कर, मैं चलूँगा तेरे साथ। उसने बड़ा श्रृंगार किया, वो तू श्रृंगार कर दे मेरा अच्छी तरह से, और तू लत्ते कपड़े मेरे लिए ले आ। तो वो जो है बहुत सुंदर श्रृंगार करके और उसके साथ गया औरत बन के। तो ये हमारे चाचा जी इस रोल को बहुत किया करते थे, बड़ा मशहूर था उनका ये नौटंकी की शहजादी का खेल, बहुत ही मशहूर थे वो। तो वो जो है तब जा कर के मिली वहाँ, कि अरे इतनी सुंदर और कितनी हृष्ट पुष्ट, कितनी सुंदर है। अरे यार भाई वाह, आज तू मेरे पास ही रहे, हम दोनों यहीं रहेंगे, मेरा मन नहीं लगता है रात को। अब जो है वो बड़ा मालिन भी बड़ी परेशान, कि नहीं मालिन तू परेशान मत हो, जा चल, ये मेरे पास ही रहेगी। वहाँ रहे। तब जो है वो जब रात हुई तब वो अलग जो है सोने लगा। तो उसको जब कुछ थोड़ा सा आभास हुआ उसको, नौटंकी को, उसने कहा कि सच बता तू कौन है? हालांकि मुझे बहुत प्यारी लगती हो, सच बता दे। यानी वो सच बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, तुमको लेने को मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, अपनी भाभी से मैंने कॉल किया है। अच्छा, तो वो भी उस पर हटाओ, तो एकदम वो मोहित हो गई। ठीक है, हम जो है अभी जो है यहाँ जैसे गंधर्व विवाह कहते हैं ना, वो निकाह कर लेते हैं और हम तो मिल करके आज रहते हैं, फिर तुम्हारी पत्नी बन के मैं चलूँगी। तो फूल सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये कुंवारी हैं, हम भी कुंवारे हैं, इस तरह से नहीं करेंगे। आप अपने पीर और उनको मनाओ, तब जो है, हाँ क्षमा करना, थोड़ा सा क्षमा करना, मैं दूसरी कहानी कह गया वो गुलबदन की कहानी कह गया थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो उससे कहने लगी, वो औरत के रूप में ही फूल सिंह से, कि तू यदि मर्द होती ना तो आनंद आ जाता, कितना अच्छा लगता है यदि मर्द होती। तब उसने फूल सिंह ने कहा कि अपने पीर फकीरों को मनाओ, हो सकता है मैं मर्द ही बन जाऊं। तो उसने अपने पीर फकीर को बनाया। इतने में दो वो मना रही थी, इतने में अपने कपड़े बड़े उतार के वो उसके सामने बैठ गया। हैं, ये कैसा पीर फकीर का ये चमत्कार है यार? तो लगता है तू झूठ बोलता है, कौन है तू बता। तब उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, लेकिन मुझे तू पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन कैसे करें? हमारे पिताजी तो और किसी से शादी करना चाहते हैं हमारी, हम कैसे करेंगे? तब उसने अपने पिताजी से कहा। पिताजी को मालूम पड़ गया, जो दासी थी उनको मालूम पड़ गया कोई और आया हुआ है। तो उसने कहा कि इसको जेल में डाल दो, कौन है लेकिन उसने कहा कि जेल में डाल करके और सुबह इसको जल्दी से फांसी होगी, आज ही इसको। तो फांसी का जब आया कि ठीक है फांसी होगी, फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया। इतने में वो नौटंकी अपना वेश बदल करके और वहाँ गई है तलवार लेके। उसने कहा कि यदि इधर इसको फांसी लगी तो मैं गले में अपने में तलवार लगा के अपने को ख़त्म कर दूंगी। वो बोला कि हैं बेटी ये क्यों करती है, ये क्या करती है? कि मैं इसको चाहती हूँ इसलिए करूँगी, यदि यही नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगी। और हाँ, तो लेकिन हम ज़बरदस्ती इसमें करें तो ज़बरदस्ती आप करोगे तो मैं आप पर भी तलवार चलाने से नहीं चूकूंगी, आपसे युद्ध करूंगी, या तो मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। तब उसने बादशाह ने सोचा कि इतना प्यार है इसका तो मुझे और क्या चाहिए। किसी और से करने वाले थे, हैं इसमें अपने घर में ही थे, कोई चाचा के बेटे वगैरह, उनसे करने वाले थे। तब उन्होंने उसको शादी करवा दी। वो ले करके फिर अपनी भाभी के पास गया कि ले भाभी, नौटंकी को ले आया। तो ये सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ,
हमारे यहाँ नथाराम गौड़ जो है हाथरस वाले, और हमारे जो रेसदारी पिताजी वगैरह बाबा, हमारे मक्खन बाबा और हमारे बाबा, तो वहाँ सब मिल कर के जाते हैं। और एक थे नक्कारा वादक बहुत ही मशहूर, जो नथाराम के साथ में भी रहे थे, हमारे ताऊ जी, मेणु उस्ताद। मेणु उस्ताद का बड़ा नाम था। तो सब जाते थे वहाँ, पब्लिक टूट के पड़ती थी इस नौटंकी के खेल को देखने के लिए। अब ऐसे जो कुछ भी और कोई भी यदि खेल जा रहा है, खेल भी कहते हैं उसको स्वांग, तो और यदि कोई स्क्रिप्ट जा रही है, मानो चाहे अमर सिंह राठौर है, चाहे वो है, तो कोई मंडली आ रही, तो सब लोग आपस में यही कहते थे कि भैया नौटंकी का खेल आ रहा है, नौटंकी का खेल आ रहा है। वो सब जो है कोई भी खेल हो, सब उसको नौटंकी 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 बोलने लग गए। कोई भी खेला जहाँ भी आए नौटंकी आ रही है, चाहे नौटंकी का खेल नहीं करें। ऐसे ही हो गया जैसे कि आप, अब पता नहीं अब चलता है नहीं चलता है, डालडा मिलता था पहले, और दूसरी भी कंपनियों के वनस्पति घी मिलते थे, लेकिन आप दुकान पे जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि भैया डालडा देना, या किसी भी वनस्पति घी को दे दे। वो ऐसे ही डालडा ही डालडा जैसे हो गया, ऐसे ही नौटंकी 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 नाम हो गया। फिर इसमें आ गई लड़कियां। पहले लड़के ही स्त्री पात्र का रोल किया करते थे, लड़कियां नहीं थी, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं था, बहुत बुरा माना जाता था। हाँ, कुछ लड़कियां जो आईं वो ऐसे घराने से आईं, एक तो बेड़िया जाति एक होती है, वहाँ उनका काम ही नाच का गाने का है। क्या बात है, तो रंग एकदम उफान आ गया, नौटंकी नौटंकी नौटंकी, और सार्थक नाम हो गया फिर तो। हाँ, कैसी नौटंकी बनी फिर रही है। तो लड़कियां जब आ गई तब फिर क्या है, उसके बाद में फिर वो नौटंकी, कुछ लोग कहते हैं ऐसे, मुझे हंसी भी आती है, ऐसे लिख मारते हैं जिनको कोई ज्ञान भी नहीं है, वो भी लेखक बन जाते हैं, लिख देते हैं कि भाई 9 टाँक, एक किसी ने एक दिन 9 टाँक यानी 9 जील होती हैं, छोटी नगड़िया जो होती है, 9 रख के उनको बजाया था, इसलिए नौटंकी नाम पड़ा। अरे भले आदमी, कितने ज़माने से एक नगाड़ा और एक जील, दो जो है 2 टाँक बजती हैं, तो 2 टंकी नाम क्यों नहीं हुआ इसका। हमारे देश के, हमारे नौटंकी के जो मेरे साथ हमेशा बजाया उस्ताद अत्तन खां, हाँ, अलीगढ़ वाले, जवाब नहीं उनका। रेडियो में भी मेरे साथ वही बजाते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, चाहे और कहीं भी नौटंकी है, सब जगह वो मेरे साथ ही बजाते थे शो में। तो वो जो है नगाड़े में वो बोतल बांध के बजाते थे, झील होती थी छोटी नगड़िया भी, वो भी बजाते थे, और बीच बीच में कभी कभी बोतल से, आहा कितना आनंद आता था, पब्लिक की तालियां मिलती थी। तो साहब उस बोतल को बजाते थे, तो कितने दिन बजाया, तो बोतल टंकी नाम क्यों नहीं पड़ा। उनको मेरा यही जवाब है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से ऊट पटांग तरीके से नौटंकी को जैसे लोगों ने बदनाम किया है, वैसा मत करो। नौटंकी ऐसी नहीं है। अरे चाहे जैसे भौड़े नाच को लेकर के उसको नौटंकी नाम दे देते हैं, कहीं भी नाच हो रहा है स्टेज पे, ऊट पटांग फिल्म के गाने जा रहे हैं और दो अर्थ के गाने गाए जा रहे हैं, कह रहे कि नौटंकी है। भले आदमी है, नौटंकी कहाँ है। नौटंकी जब सुनेंगे तो यूँ कहेंगे कि पूजने लायक चीज़ है, इतनी अच्छी विधा है। मैं देश में और विदेश में यही कर रहा हूँ, युवाओं में मैं ख़ास तौर से, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसमें भी आपके फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे, शायद ही कोई ऐसी फिल्म या सीरियल हो जिसमें मेरा कोई शिष्य न हो, हैं। बड़े बड़े नाम हैं। आशीष विद्यार्थी का नाम सुना होगा आपने, पार्थोष संड, सपना संड उनकी पत्नी हैं, सपना कितना बढ़िया गाते हैं, और राजेश जैस कितना बढ़िया गाते हैं, और अजय कुमार बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इश्तियाक, यानी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे जिन्होंने मेरे से सीखा है नौटंकी, और आज भी उनको याद है। वो आपकी भाभी जी घर पर हैं, उनमें से कई कलाकार हैं, और उसमें तो एक तो बहुत याद करते हैं, वो संस्कार नाम की कोई चीज़ है, वो मास्टर जी, वो बड़ा प्यारा शिष्य रहा है मेरा तो जाकिर हुसैन है, कितने नाम हैं। तो इन्होंने बड़े मज़े से गाया, असली चीज़ को समझा इन्होंने। जब क्लास शुरू होती थी तो वैसे ही उठ पटांग नाचते थे, वैसे ही जब मैं जाता था तो एकदम वो बंद कर देते थे,
मैं समझ गया कि यही समझते हैं नौटंकी। जब वो 3-4 दिन क्लास करते तब उनको मालूम पड़ता, और पैर छूते फिर आके कि गुरुजी ये है नट, कि हमें नहीं पता। तो ऊट पटांग इसको गलत फहमी फैलाई हुई थी लोगों ने। तो वैसे मेरे शो उस पर हैं, क्या होता है यूट्यूब पे, उसको आप अब भी फटाफट निकाल के उसको लगा भी सकते हैं यदि असली नौटंकी का रूप देखना हो तो। अब यहाँ तो कोई नक्कारा नहीं है, कुछ नहीं है, असली रूप में वो थोड़ी देर लगेगी आपको। ये वहाँ जा कर के यूट्यूब पे पंडित रामदयाल शर्मा नौटंकी अमर सिंह राठौर पार्ट 1 इतना कर दो आप, तो वो जो है आपको जल्दी मिल जाएगा। उसको सुनाएंगे आप तो असलियत में देखेंगे। चाहे वीडियो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आवाज़ किस तरह से गायकी होती है, किस तरह से गाते हैं। यहाँ तो मैं बहुत नीचे गा रहा हूँ, ये कुछ नहीं मेरा गुनगुनाना है यहाँ तो नहीं, ऊपर तक ऊपर गाते हैं। तो क्योंकि पब्लिक जो है सामने बैठती थी, पहले बिना माइक के हम गाते थे। और मैं फिर करके फिर आ जाता हूँ अपने बचपन पे ही। बचपन से जो है मैं टूर्नामेंट वगैरह में खूब अवार्ड लेता था। थोड़ा बड़ा हुआ, चाचा जी के साथ जाता था, तो वहाँ जब बड़े होने पर पढ़ाई वढ़ाई के बाद में मेरा गला डोग में आ गया। जैसे कि बचपन से जवानी का जो गला होता है उसमें फ़र्क आता है, एकदम भारी हो जाता है। मेरा भी हो गया तो मैं तो रोने लगा था कि अब कैसे करूं। चाचा जी ने कहा कि नहीं प्रैक्टिस करो। तो मैं अपने खेतों में चला जाता था, जंगल में खूब गाता था। वहाँ कुएं होते थे, उनमें पानी होता था पहले, अब तो सूख गए सब। वहाँ मुंह डाल करके फिर जो खूब गाता था। तो आपको मैं बहुत बात बताना चाहता हूँ, उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। तो ऐसे नाम नौटंकी इसको हो गया। असली नाम इसका स्वांग है। और सांगीत, सांगीत में सब चीज़ आ जाती है। बीच में ये अखाड़े होते थे, तुर्रा कलगी, तुर्रा और कलगी, यानी हिंदू और मुसलमानों का वो बड़ा कंपटीशन होता था ख्याल गायकी में, उनका अखाड़ा था। और आपको मैं बताऊं, आगरा में उसमें भी हमेशा से जो ख्याल गायकी, भगत गायकी रही है, और ख्याल गायकी अखाड़े थे। उन्हीं अखाड़ों में से वो आपके नज़ीर हुसैन साहब, जिनका लिखा हुआ, जिनको लेकर के हबीब तनवीर साहब ने एक नाटक जो बनाया है आगरा बाज़ार, हाँ, नज़ीर साहब की ही शायरी पर बनाया है। वो भी अखाड़े बंदी में थे। पुराने ज़माने अखाड़ा हुआ करते थे। और तब तक मैं एक ख्याल गायकी जो है ना, ख्याल गायकी से ही कैसे आया ख्याल लावनी, ये नाम वहीं से आया है, महाराष्ट्र से, ऐसी बात नहीं है, वहीं से आया है। वहाँ भी बहुत पहले से होती रहती है, उसको लिया। तो ये नौटंकी में कैसे आया वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले असली रूप क्या है ख्याल गायकी का, चंग पे गाया जाता है, धन धन तक धन धन तक धन, इस तरह से इस तरह से वो बजता है चंग। ये थोड़ा सा मैं गाता हूं इसको। विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया। ये राधेश्याम कथावाचक हैं, उन्होंने लिखा है। विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, हे विधना भगवान, विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, अरे ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया। विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया। पेटों की खातिर नर इतने गिर जाते, पेटों की खातिर नर इतने गिर जाते, राक्षस तक को अपना माँ बाप बनाते,
राक्षस तक को अपना माँ बाप बनाते। आज की बात कह दी है। करते हैं अत्याचार, दया नहीं लाते, छोटे जीवों को बड़े जीव हैं खाते, छोटे जीवों को बड़े जीव हैं खाते। दोषी इनमें नहीं रंक और राया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया, ये महाभूल हो गई कि पेट बनाया। स्टाइल बड़ा अच्छा होता था, इस तरह से गोल गोल करके गाते थे। अब इसी चीज को नौटंकी में किस तरह से गाएंगे? लावनी को, लावनी भी कई तरह की होती है, लावनी रेखता, लगड़ी लावनी है, ये लावनी, छोटी लावनी। विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, ये महाभूल हो गई के पेट बनाया, ये महाभूल हो गई के पेट बनाया। बनाया पर नकारा बजता है। और पेटों की खातिर नर्तने गिर जाते, पेटों की खातिर नर्तने गिर जाते, को अपना माँ बाप बनाते, राक्षस तक को अपना माँ बाप बनाते। दोषी है इनमें नहीं रंक और राया, इनमें नहीं रंक और राया, ये महाभूल हो गई के पेट बनाया। अरे ये महाभूल हो गई के पेट बनाया। इस तरह से देखो कितना फर्क है, कितनी सुंदरता इसमें लाई गई है, मिठास। सीधा भी ऐसे सीधे भी गाते हैं। विधना तूने जिस दिन संसार बनाया, ये महाभूल हो गई के पेट बनाया। ये थोड़ा सा चलती में, कानपुरी में जो है चलता हुआ गाते हैं किसी भी चीज को। बहुत सारी चीजें जैसे बहर तबील है, इसमें गाई जाते, मैं अमर सिंह राठौर में से लेता हूं। ये गाता है राम सिंह चाचा जी से। मती बोली की गोली से घायल करो, ये सुंदरता हर एक कलाकार अपने अपनी लाता है। सीधा तो ऐसे ही है, मती गोली की बोली की गोली से घायल करो, वैसे सर को उड़ा दो उजर ही नहीं। अभी जाता हूं खाता चुकाता हूं मैं, अभी ये जो है थोड़ा सा फास्ट में हो जाता है नौटंकी में, है? वो बताता हूं मैं आपको। फिर अमर सिंह बोलता है कि वाह बेटा शाबाश, मुझे पता है तू हिम्मत वाला है, घबराता नहीं है दुश्मनों से। तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी, तुझे शाबाश बेटा मेरे के हरी, कोई तुझसा जमाने
नहीं जाने अकेला, नहीं जाने अकेला, अकेला तुझे मैं दूं वहां, नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, नहीं जाने अकेला। ये हाथरसी शैली हुई, ब्रज की शैली है, रहसधारी शैली। अब इसी को नौटंकी में, कानपुर की नौटंकी किस तरह से गाएंगे? जैसे ये लिया हाथरसी में, तुझे शाबाश, पूरी दमदारी से ऊपर से गाना पड़ता है, लेकिन यहाँ इतनी सुंदर धुनें बना ली हैं कानपुर में नौटंकी की, वही बेस वही है, लेकिन आवाज कम होने पर भी वो उसको अच्छी तरह से गा जाते हैं। तुझे शाबाश बेटा मेरे कह हरी, कोई तुझसा जमाने में नर ही नहीं, नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, अभी नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां। इसी में यदि किसी और की आवाज है तो, नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं, नहीं जाने अकेला तुझे दूं वहां। लेकिन स्वांग में, हाथरसी में, नहीं जाने अकेला, अकेला तुझे दूं वहां, ये पहले भी लगाया था ना मैंने, है? ये इस तरह से जो है गायकी चेंज हो जाती है। वहाँ थोड़ा फास्ट है नौटंकी में। मैं तो जब कहीं पढ़ाता हूँ, इसको सिखाता हूँ युवाओं को, तो यही कहता हूँ कि स्वांग प्लस पारसी थिएटर इज इक्वल टू नौटंकी। पारसी थिएटर स्टाइल में ही वहाँ नौटंकी में वो बोले जाते हैं डायलॉग्स फास्ट। उर्दू का उसमें समावेश बहुत होता है, इसमें भी है, लेकिन जो है उसमें फास्ट बोलते हैं और उसको गायकी को भी जो फास्ट ही बोलते हैं, क्योंकि पारसी थिएटर के स्टाइल में ही उसमें पर्दे वगैरह भी वो लगाए जाते थे। अब तो ये स्वांग वाले जो है, ये भी हाथरसी वाले भी, सब हम लोग भी पर्दे इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है। पीछे बैकग्राउंड कुछ अजीब सा मिलता है कहीं, तो उस पर्दा से सब कुछ ढक जाता है। तो आगे जो है पूरे तीनों तरफ पब्लिक खूब बैठी रहती है। लेकिन भगत में चारों तरफ पब्लिक बैठती है, बीच में वो होता है मंच, चारों तरफ गाना पड़ता है। अब तो माइक होते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा हो गई। फिर कृष्ण जन्मभूमि पर आपको लाखों की भीड़, आपको लक्खी मेले लगते हैं बहुत सारे, कोसी कला में इतनी भीड़ होती है कि आपको भीड़ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। घरों के ऊपर बैठे हैं, पेड़ों में बैठे हैं, हर जगह पब्लिक ही पब्लिक, हजारों 50 60 हजार 70 हजार लोग। अब इसमें तो माइक तो चाहिए भाई, हैं? कितना भी जोर से गा लो भले। तो बहुत लंबी कहानी है, समय बहुत हो गया है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कभी, हैं? तो बहुत माल पड़ा हुआ, बहुत इतना माल है। तो उसको नौटंकी के स्टाइल हिसाब से और इसके स्वांग के हिसाब से पहले कब हुआ, इसकी कहानी भी बहुत हैं इस तरह से, और किस किस तरह से करते आए हैं। टिकट लाइन से कैसे होता था, टिकट लाइन में क्या क्या होता था, पुलिस के डंडे खाती पब्लिक, लेकिन हम जैसे छोटे नाचीज़ों को जो है सुनने के लिए टिकट के लिए डंडे भी खाती थी। लाइन तोड़ दी जाती तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। और इसके लिए आपके लिए कोकोनट थिएटर और टिकट निंजा, इनको मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने सबसे मिलने के लिए मुझे मौका दिया। और चाय जो अपने पियो, आराम करो, मज़े करो। ओके, सादर नमस्कार।